नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में सब्जेक्ट है अंकेक्षण। अंकेक्षण के द्वारा जो सबसे पहले हम पुस्त व्यवसाय में सबसे पहले हम पुस्त पालन में एंट्री करते हैं, बुक कीपिंग में एंट्री करते हैं। बुक कीपिंग के बाद हम लेखाकर्म यानी कि अकाउंटेंसी में अलग अलग उनकी एंट्रियाँ करते हैं। जब एंट्रियाँ हो जाती हैं फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस उसमें बनता है, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। तो उसके बाद काम शुरू होता है अंकेक्षण का। जो अंकेक्षक होता है वो अंकेक्षण का कार्य करता है, जो लेखाकर्म के आधार पर वो अंकेक्षण का कार्य करता है। क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर में ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो इससे जो संबंधित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले है कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग। जो कंपनी ने आपको ऑफिस में टेलीफोन का प्रयोग दिया है, तो इसमें ऑप्शंस क्या है? श्रम का गमन, बी है संपत्तियों का गमन, सी है सुविधा का गमन, डी है इनमें से कोई। तो क्वेश्चन है कार्यालय टेलीफोन का जो घरेलू प्रयोग आप कर रहे हैं वो इसका आंसर क्या होगा? सुविधा का गमन। तो जो संस्था का मालिक है तो उसने आपको प्रयोग दिया है, टेलीफोन का प्रयोग करने के दिया है ऑफिस के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस ऑफिस का प्रयोग ना करके आप कार्यालय घरेलू प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रयोग होता है सुविधा का गमन का प्रयोग कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? कार्यालय टेलीफोन का घरेलू जो प्रयोग है इसका आंसर होगा सुविधा का गमन। ये आंसर सही है। दूसरा है 2000 की मशीन क्रय की गई। मान लीजिए किसी कंपनी में जो मशीन है वो 2000 रुपए की क्रय की गई है, ठीक है, किंतु उसके खाते को नाम मतलब डेबिट किया गया, यानी कि किसी कंपनी ने 2000 की मशीन क्रय की गई और उसको डेबिट किया गया, उसको 2000 की मशीन क्रय की है कि उसके खाते को डेबिट किया गया। ये कौन सी अशुद्धि है? ये ए लिप्कीय अशुद्धि, दूसरा है क्षतिपूरक अशुद्धि, तीसरा है सैद्धांतिक अशुद्धि और डी है इसमें कोई नहीं। जो इस तरह जो अशुद्धियां होती हैं, 2000 की मशीन क्रय की गई किंतु उसके खाते यानी उसको डेबिट किया गया, तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती हैं। तो इसमें क्या होगा? ना ये लिप्कीय अशुद्धि होगी, ना ये क्षतिपूरक अशुद्धि होगी। ये कौन सी अशुद्धि होगी? सैद्धांतिक अशुद्धि। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं जो की जाती हैं वो सैद्धांतिक अशुद्धि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हरि का खाता 200 से अधिक नाम किया गया, यानी कि डेबिट किया गया, जबकि राम का खाता 200 से कम नाम किया गया, यानी कि हरि का खाता उसने 200 से अधिक बढ़ा दिया गया, यानी कि उसने 200 जमा किए, उसके अकाउंट में कितने जमा कर दिए गए? 400 रुपए जमा कर दिए गए। जबकि राम का खाता 200 उसने 400 जमा किए गए, लेकिन उसके खाते में 200 कम दिखा दिए गए। तो जो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो कौन सी अशुद्धि कहलाती है? इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए क्षतिपूरक अशुद्धि, बी है लिप्कीय अशुद्धि, सी है सैद्धांतिक अशुद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। जो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती जाती है, क्योंकि इसमें तो बैलेंस तो मिल जाता है, लेकिन इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो क्षतिपूरक अशुद्धि होती है। क्वेश्चन क्या है? हरि का खाता 200 से अधिक किया गया, यानी कि उसने 200 दिया था लेकिन उसको 200 जगह 400 कर दिया गया। जबकि राम का खाता 200 से कम नाम किया गया, जबकि उसने 400 रुपए दिए थे, लेकिन उसके अकाउंट में जो पोस्टिंग की गई 200 की गई। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो कौन सी अशुद्धि कहलाती हैं? क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है हरि से 800 पाया, यानी कि हरि ने 800 रुपए दिए हैं किसी व्यक्ति को, किंतु उसके खाते में 8000 जमा कर दिए गए, यानी कि कहने का मतलब है हरि ने 800 रुपए दिए किंतु उसका जो अकाउंट है उसमें 8000 रुपए जमा कर दिए गए। जो इस तरह की अशुद्धि कौन सी होगी? इसमें आंसर देखते हैं। ए है लिप्कीय अशुद्धि, बी है सैद्धांतिक अशुद्धि, सी है क्षतिपूरक अशुद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इस तरह की यानी कि हरी से 800 पाया, फिर उसके खाते में 8000 जमा किए गए। इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो सैद्धांतिक अशुद्धि के अंतर्गत आती है, यानी कि किसी व्यक्ति ने पैसे कम दिए गए और उसके अकाउंट में जमा अधिक कर दिए गए, तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट, लागत अंकेक्षण। अंकेक्षण का डॉट 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 उद्देश्य है। तो इसमें है, इसका आंसर इसमें दिया हुआ है, ए है मुख्य, बी है सहायक, सी है विशिष्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा लागत अंकेक्षण, अंकेक्षण का विशिष्ट उद्देश्य है। जो लागत अंकेक्षण है, जो अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य होगा, विशिष्ट उद्देश्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट, छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डॉट डॉट। देखिए, जब व्यवसाय छोटा होता है तो कंपनी का जो मालिक होता है स्वयं उस पर नजर रखता है, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, तो उसके सामने से गुजरता है। जब उसके सामने से गुजरता है तो संस्था के जो भी कर्मचारी होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की छल कपट की संभावना न के बराबर रहती है। तो जो एकाकी व्यापार या छोटे व्यवसाय है तो उसमें अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी का जो भी मालिक होता है स्वयं अपने सामने उस कार्य को कराता है। तो इस वजह से जो संस्था के कर्मचारी होते हैं तो उसमें छल कपट की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। ए अनिवार्य नहीं है, बी है इसका क्षेत्र सीमित है, सी है इसके स्वामी पर इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, डी है इनमें से कोई। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार हम देखते हैं। छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने आपको भी बताया इसके स्वामी पर इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्योंकि जब छोटा व्यवसाय होगा तो जो संस्था का स्वामी होगा तो उस पर वो स्वयं उस पर देखभाल करेगा। जब वो देखभाल करेगा, जो संस्था के कर्मचारी हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की छल कपट की गुंजाइश नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके स्वामी पर इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है छल कपट की रोक अंकेक्षण का डॉट 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 उद्देश्य है। तो इसमें जो छल कपट का जो रोक है अंकेक्षण का उद्देश्य है डॉट डॉट। इसका क्या है, मुख्य, बी है सहायक, सी है सामाजिक, डी है इनमें से कोई नहीं। जो छल कपट की रोक अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। जो अंकेक्षक होता है वो खाता बही की भी जांच करता है, लेकिन जो उसका उद्देश्य होता है वो छल कपट को रोकना होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा सहायक। छल कपट अंकेक्षण का उद्देश्य सहायक होता है, तो आंसर इसका होगा सहायक। छल कपट की रोक अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य होता है। तो इस तरह से आपने देखा, जो एक अंकेक्षक होता है तो बैलेंस शीट भी चेक करता है, ट्रायल बैलेंस भी देखता है, प्रॉफिट लॉस भी देखता है, और जो कंपनी के अंदर जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को भी संस्था के मालिक के द्वारा वो उनको बताता है कि इस तरह आपके संस्था में इस तरह की ये कमियां, उनको दूर करने का भी वो प्रयास करता है। और जो संस्था के अंदर छल कपट या अशुद्धियां होती हैं उन्हें भी वो रोकने का प्रयास करता है, जिससे संस्था की एक्चुअल में जो स्थिति है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस की हो या बैलेंस शीट की हो, वो संस्था की एक्चुअल जो सही स्थिति है वो सही प्रस्तुत हो या सही जानकारी संस्था के मालिक को पहुंचे, जिससे संस्था के जो मालिक है उनको भी ये महसूस हो जो हमारी संस्था चल रही है उसमें जो चलाने में हमको प्रॉफिट हो रहा है या ना। इसीलिए अंकेक्षण का कार्य कराया जाता है कि जो संस्था का जो भी व्यवसाय जो चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो अंकेक्षण के द्वारा वो पकड़ में आ जाती है और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो अंकेक्षण का यही उद्देश्य होता है संस्था के मालिक के द्वारा कि जो भी जब बृहद स्तर पर जो व्यवसाय किया जाता है उसमें अंकेक्षण की आवश्यकता होती है। सामान्यतया छोटे या एकाकी व्यापार में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब व्यवसाय का मालिक स्वयं अपने सामने उस कार्य को करता है तो उसमें गलती की कोई संभावना नहीं बनती है। तो अगर यही व्यवसाय जब बृहद स्तर पर होता है, हर जिले पे होता है, हर
मंडल पे होता है, अलग अलग बृहद स्तर पे जब होता है तो संस्था का जो मालिक है तो उसके सामने हर कार्य नहीं होता। इसलिए संस्था के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहाँ उनको नियुक्त कर दिया जाता है और नियुक्त करके वो माल को खरीदते हैं, बेचते हैं, सारा काम वो ही करते हैं। तो संस्था के जो मालिक हैं उनको ये कैसे विश्वास हो कि जो ये कार्य किया जा रहा है, जो संस्था के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जो हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं। तो इसके लिए हम अंकेक्षण कराते हैं जिससे संस्था की सही और एक्चुअल स्थिति पता चल सके कि संस्था में जो भी हमारे व्यवसाय में कार्य किया जा रहा है, जो भी बैलेंस शीट बन रही है या ट्रायल बैलेंस बन रहा है या प्रॉफिट लॉस बन रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की छल कपट की कोई वो नहीं किया गया है, छल कपट तो नहीं किया गया। इसलिए हम अंकेक्षण का कार्य